एपिसोड 11 सुसाइड लेटर। मुझे माफ कर देना संस्कृति। ये शब्द फिर से दोहराकर मल्लिका कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसका चेहरा मायूस हो गया। उसकी आंखों में नमी को साफ महसूस किया जा सकता था। उसकी आवाज भारी हो गई थी। सूरज ने उसके आगे पानी का गिलास बढ़ा दिया। आप कहें तो कुछ देर के लिए कैमरा ऑफ कर दूं? कहते हुए सूरज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नहीं, समाज को आईना दिखाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इन आंसुओं को देखना पड़ेगा। समाज वालों को महसूस करना पड़ेगा, सबको, मेरे जैसी हर लड़की का दर्द। ठीक है। वह वापस अपनी सीट पर बैठ गया। सूरज ने वापस बैठते हुए पूछा, तो ऐसा क्या लिखा था आपके पापा ने सुसाइड से पहले? सुसाइड। मल्लिका के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। कितना आसान होता है ना यह शब्द ऐसे बोल देना, और कितना मुश्किल है ऐसी सिचुएशन से गुजरना। गीत संगीत का माहौल रुदन और चीखों में तब्दील होता हुआ देखना, अपने सपनों को अपने सामने ही टूटते हुए देखना। पापा की हवा में चुलती लाश देखकर दिल दहल गया। ढोलक की थाप अब आंसुओं में तब्दील हो गई थी। मैं तो जैसे ये देख पत्थर हो गई थी। ना कुछ सोच पा रही थी, ना कुछ समझ पा रही थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी थी। माँ को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। माधव और प्रज्ञा दीदी दोनों माँ को संभालने में लगे हुए थे। उनकी आंखों से भी आंसू की लड़ियां टूट ही नहीं रही थी। लेकिन मेरी पथराई आंखें सिर्फ दीवार पर लिखे उन 4 शब्दों पर अभी भी गड़ी हुई थी। मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने जाने लगे। कुछ पुलिस वाले पापा के कमरे की तलाश ले रहे थे। हम में से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। शादी का माहौल मातम में तब्दील हो चुका था। घर आए मेहमानों में भी अजीब तरह की खुसुर-पुसुर चल रही थी। फिर अचानक पुलिस अपनी तहकीकात में तरह तरह के सवाल पूछने लगी, जो हमारे दिल को चीरने वाले थे। क्या वो किसी तरह के डिप्रेशन में थे? क्या उन्हें आपकी बेटी के लिए आए डिवोर्स नोटिस का सदमा लग गया था? आखिर कुछ तो बात की होगी उन्होंने आपसे। पापा के चले जाने के बाद माँ वैसे ही टूट चुकी थी। ऊपर से सबके सामने पूछे गए इस तरह के सवालों ने उनकी अंतरात्मा तक को भेद दिया। डिवोर्स नोटिस, डिप्रेशन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी का कोई डिवोर्स नहीं हुआ। ये देखिए, ये खड़ी है मेरी बेटी प्रज्ञा। मैडम, क्या आपके डिवोर्स के लिए आए नोटिस की जानकारी आपकी माँ को नहीं है? इंस्पेक्टर ने अब प्रज्ञा दीदी का रुख किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अभी अभी मेरी माँ ने आपको बताया ना, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति शहर के एक इज्जतदार आदमी हैं। आप ऐसे ही कुछ भी कहकर हम पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। वह मुझे आखिर क्यों भेजेंगे डिवोर्स नोटिस? ये तो हमें नहीं पता मैडम, लेकिन हम बगैर सबूत के कोई बात नहीं करते। ये देखिए, डिवोर्स का नोटिस आपके ही पति द्वारा भेजा गया है, जो आपके पिताजी के कमरे में हमें मिला है। यह सुनकर जैसे परिवार पर दूसरी गाज गिर पड़ी। अभी हम एक सदमे से निकल ही नहीं पाए थे कि दूसरा सदमा प्रज्ञा दीदी के डिवोर्स की नोटिस के रूप में हमारे सामने था। घर आए मेहमानों में खुसुर-फुसुर होनी शुरू हो गई थी। मैं अंदर तक टूट गई थी। उस गिरे हुए इंसान ने इस वक्त पर ऐसी गिरी हुई हरकत की। क्या उसी की वजह से पापा? लेकिन अगर उसकी वजह से पापा ने सुसाइड किया है, तो दीवार पर मेरे लिए इस मैसेज का क्या मतलब है? पुलिस से पूछे जाने वाले सवालों का क्या जवाब देती मैं खुद ही सवालों में उलझी खड़ी थी। इधर प्रज्ञा दीदी रोते रोते अपने पति को फोन लगाने में व्यस्त थी। वो इस डिवोर्स नोटिस के बारे में उनके मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। किसी भी तरह से उस आदमी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं कोने में खड़ी अतीत के पन्ने पलटने लगी। सारा गम अश्कों की नदी बना आंखों से बहता जा रहा था। उस दिन जब मैं पापा के कमरे में आई थी, तो पापा सिर झुकाए स्टडी टेबल पर बैठे थे। उनके आसपास कितने ही कागज बिखरे पड़े थे और कुछ रुपए भी। काश काश मैं उस दिन पापा से उनकी उदासी के बारे में एक बार पूछ लेती। काश मैं उन्हें गले लगाकर एक बार अपनी गलती की माफी मांग पाती। वह भी तो जानते थे कि मैं कमरे में आई हूँ, लेकिन उन्होंने भी तो मुझसे कोई बात नहीं की, और मेरे जाते ही माधव को आवाज लगाकर ऊपर वाले मेरे कमरे में अपनी कुछ फाइलें रखने को कहा। मुझे भी तो कह सकते थे, लेकिन पापा तो हमेशा अपनी फाइलें अपने कमरे में ही रखा करते थे। तो फिर ऐसा क्या था उस फाइल में? ख्याल आते ही मैं दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैंने माधव की रखी सभी फाइलें उलट पुलट कर देखी, लेकिन पापा की दी वो फाइल मुझे कहीं नहीं मिली। इससे पहले कि मैं हताश हो जाती, मेरी नजर कबोर्ड के ऊपर पड़ी,
जहाँ वही पिंक कलर की फाइल मुझे नजर आई। मैं वहीं जमीन पर बैठकर उस फाइल को खोलकर देखने लगी। उस फाइल में कुछ कागजात थे जिनसे पता चल रहा था कि पापा ने यह घर, जो उनके जीवन की एकमात्र पूंजी था, उसे बेचने का सौदा कर लिया था। ऐसा क्यों किया होगा पापा ने? वह तो कितने नाज से कहते थे कि जिंदगी में मैंने दो ही चीजें कमाई है, एक इज्जत और एक ये मेरा घर। और उस दिन जब मैंने पापा से कहा कि पापा, माधव जब बड़ा डॉक्टर बन जाएगा ना, तो इस छोटे से घर में थोड़ी ना रहेगा, आप दोनों को लेकर बड़े घर में ले जाएगा, तो उन्होंने कहा था, नहीं बेटा, मैं दुआ करता हूँ कि माधव बड़ा डॉक्टर बने, बड़े घर में रहे, लेकिन मैं और तेरी माँ हमेशा इसी घर में रहेंगे। तुम बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहना और हम दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। जिंदगी में कभी तेरी माँ को समय नहीं दे पाया। एक बार तुम सब बच्चे सेटल हो जाओ तो बस सारा समय तेरी माँ का ही होगा। हम दोनों आराम से जिंदगी बिताएंगे इस छोटे से घर में। आखिर पापा ने क्यों बेच दिया अपने सपनों का ये घर? मैंने फाइल वापस बंद की और उसे उसी जगह ऊपर रखने के लिए अपना हाथ ऊपर किया। मैं नहीं चाहती थी कि अपने टूटे हुए परिवार को मैं एक और बैड न्यूज देकर और तोड़ दूं। तभी उसके बीच में से एक कागज नीचे गिर पड़ा। उस पर पापा की लिखावट थी। कागज के ऊपर ठीक वही शब्द लिखे हुए थे जो नीचे दीवार पर उनके कमरे में लिखे हुए थे। मुझे माफ कर देना संस्कृति। बस फर्क इतना था कि यहाँ संस्कृति शब्द की स्याही कुछ फैली हुई थी, जैसे उस शब्द को पापा के आंसू ने धो डाला हो। मैं चुपचाप कोने में बैठकर उस कागज पर लिखी बातें पढ़ने लगी, जिसका एक एक शब्द आज भी मेरे दिलो दिमाग पर अंकित है। सूरज बीच में बोला, ऐसा क्या लिखा था उस कागज में? उस पर लिखा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ले आएगी, ये मैं नहीं जानता था। हाँ, मैंने गलती की थी। प्रज्ञा के लिए आने वाला हर रिश्ता तुम्हारी वजह से टूटने लगा था। हर शख्स बस तुमसे ही शादी करना चाहता था। मैंने अपनी बच्ची को रोते हुए देखा। मैं नहीं चाहता था कि वह टूट जाए। मैं नहीं चाहता था कि वह अपने आप को तुम्हारे से कम आंकने लगे। मैं नहीं चाहता था कि वह डिप्रेशन में चली जाए। मैं उसकी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहता था, लेकिन इस चाहत में मैंने उसकी नई जिंदगी की बुनियाद ही झूठ पर रख दी। जमाई बाबू को तुम्हारी फोटो भेजकर रिश्ते के लिए राजी किया, तुम्हें शादी तक में शरीक नहीं होने दिया। मुझे इस चीज की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मैं नहीं जानता था। एक बेटी को खुशियां देने के लिए मैं दूसरी की जिंदगी से खुशियों को नोच रहा हूँ। मैंने खुद ही अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे जल्लाद के हाथ में दे दी जिसने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मुझे इस बात का पता उसी दिन चल गया था जिस दिन उसने तुम्हारे साथ गलत किया। उसने एक एमएमएस बनाकर मेरे फोन पर भेजा था, जिसे मैंने साथ के साथ डिलीट कर दिया। मैं बहुत डर गया था और ना तुमसे ना तुम्हारी माँ से कुछ कह पाया। मुझ में इस बात को कहने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हें दोबारा लखनऊ भेजा जाए, लेकिन उस आदमी ने मुझ पर इतना प्रेशर डाला कि अगर मैं तुम्हारी एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं करवाऊंगा तो वह यह एमएमएस वायरल कर देगा। इसके लिए मैंने उससे एक सौदा किया। मैं जानता था कि तुम क्यों अपनी दीदी के घर नहीं रहना चाहती थी। सब कुछ जानते बूझते मैंने तुम्हें लखनऊ भेज दिया और तुम्हारा एडमिशन हॉस्टल में करवाया ताकि तुम उस इंसान से दूर रह सको। मुझे लगा कि फ्रस्ट्रेशन में उस इंसान ने बस मुझसे बदला लेने के लिए यह काम किया है। बस एक कड़वा घुट पीकर रह गया, लेकिन उस शरीफ चेहरे के पीछे हैवान छुपा है, ये मुझे धीरे धीरे पता चला। हमारा लखनऊ में तुमसे मिलने आना भी उसी के गेम प्लान का हिस्सा था। मैं नहीं जानता था कि वह प्रज्ञा के हाथों तुम्हें एक मोबाइल गिफ्ट करने वाला है ताकि तुमसे कनेक्शन बना सके। मैं तो खुश था कि तुम उससे दूर हो रही थी। मुझे अपने संस्कारों पर नाज है, मुझे अपनी संस्कृति पर नाज है। मुझे विश्वास था कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगी, लेकिन जिस तरह मैं मजबूर था उसी तरह तुम भी मजबूर थी। शायद जिस दिन उसने मुझे किसी और आदमी के साथ तुम्हारा एमएमएस भेजा, मैं अंदर से टूट गया था। मैंने तुरंत तुम्हें वापस घर बुलवा लिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ मेरी बच्ची, लेकिन उस घिनौने आदमी के पीछे और भयानक इंसान था। इस बात का पता मुझे तब चला जब उसने तुम दोनों की खुशियों की मुझसे कीमत मांगी। तुम्हारी शादी के लिए जोड़ी गई सारी एफडी मैंने तुड़वा दी। इतने से भी उसका लालच कम नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन हमारे समाज को तो तुम जानती ही हो ना। लड़की की शादी में दान दहेज की रीत कब से चली आई है। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इतने सारे बड़े बड़े घरानों के रिश्तों को छोड़कर मैंने एक छोटे से घर में आम से दिखने वाले लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी खुशियों की कीमत मैं दे चुका था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसका मुंह तो सुरसा राक्षस की तरह बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन जब वो प्रज्ञा को छोड़ने आया तो उसने मुझसे और रुपयों की डिमांड की। एक तो तुम्हारी शादी सर पर और दूसरा मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा था। बची कुची पेंशन की रकम से घर बड़ा मुश्किल से चल रहा था। मैंने उसे समझाया तो उसने घर की इज्जत के लिए घर ही बेचने की सलाह दे दी।
मैं तुम्हारी जिंदगी को उसके साए से भी दूर रखना चाहता था, इसलिए मैंने यह भी स्वीकार कर लिया। मैंने उसकी सारी बात मानी और घर भी बेच दिया। सोचा अपने बच्चों की खुशियों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम सब हंसी खुशी अपने अपने घर में रहो, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, अपने मन को समझाया, लेकिन यह गुत्थी सुलझने की जगह और उलझ गई। आज सुबह उसने डिवोर्स का नोटिस प्रज्ञा के लिए भेज दिया। यह बात मैं कैसे प्रज्ञा को बता दूं? उसका हंसता चेहरा मेरी आंखों के आगे बार बार आ रहा था। कैसे मैं उसकी आंखों में अंधेरा भर दूं? मैंने उसे फोन लगाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। बस इतना कहा कि अगर मैं तुम्हारी शादी रोक दूं, तो वो प्रज्ञा के साथ जिंदगी बिता सकता है, वरना यह सब कुछ सोचना बेकार है। मैं एक बेटी को खुशियां देने के लिए दूसरी बेटी की खुशियां नहीं छीन सकता। मैं अपने ही हाथों अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। मेरी एक गलती की वजह से जो तुमने सहा, उसके लिए मैं तुम्हारे से माफी भी नहीं मांग सकता। मैं तो तुम्हारे से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। मैं तुम दोनों बेटियों का गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर देना। शायद जब तक तुम यहाँ पढ़ो मैं इस दुनिया में ना रहूं। हो सके तो अपने पिता को माफ कर देना। मेरी आंखों में आंसू थे। बाहर हो रही मूसलाधार बारिश की आवाज अंदर के सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो मेरे दर्द को देखकर। कलंक एपिसोड 12 सच्चाई। रात बीतने को थी। यह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, लेकिन कल का सूरज क्या तूफान लाने वाला था यह मैं नहीं जानती थी। मैं अभी ऊपर के कमरे में ही बैठी थी कि नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी तो करीब 10 बजे मिलने वाली थी और अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे हैं। आखिर क्या हो गया नीचे? सोचते हुए मैं उठ खड़ी हुई। मैंने पापा के लिखे उस कागज को अपनी ट्राउजर की जेब में रखा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बारिश ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया। मेरी गीली आंखें बारिश की छींटों में कहीं छुप गई थी। हाथों और पैरों की मेहंदी खुद ब खुद धुल चुकी थी। ये कैसा संकेत था कुदरत का। मैं नीचे पहुंची तो पता चला कि नीचे तो तहलका मचा हुआ था। नीचे आदित्य के घर से, मेरा मतलब मेरे ससुराल से कुछ लोग आए हुए थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद पापा के बारे में सुनकर वह लोग सांत्वना देने आए हैं, लेकिन जल्दी ही मेरा भ्रम टूट गया। वह लोग हमारे घर वालों को गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे। मैं देखकर स्तब्ध रह गई। उनमें से एक आदमी तो जोर जोर से बोल रहा था, इस प्रोफेसर ने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। अपनी धंधा करने वाली लड़की का रिश्ता हमारे बेटे के साथ शादी के लिए तय कर दिया। इतना सुनते ही मेरे परिवार वालों के पैरों नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। यह क्या कह दिया इन्होंने? बुलाइए प्रोफेसर साहब को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। देखिए, प्रोफेसर साहब तो हमारी रिश्तेदारी में लगने वाले फूफा जी ने उन्हें साइड में ले जाकर पापा के बारे में बताया। अरे यह तो होना ही था। दूसरों के साथ धोखा करेंगे तो किसी का जमीर कब तक उसे नहीं धिक्कारता। आखिर अब हमें समझ में आया क्यों प्रोफेसर ने हम जैसे गरीब घर के लड़के के साथ अपनी हूर परी का रिश्ता कर दिया। अपने ऐब को जो छुपाना चाहते थे। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, स्वाभिमान वाले हैं। उनमें से एक बोला, इस तरह की जिल्लत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी और इसी वक्त यह रिश्ता तोड़ते हैं। धंधा करने वालों से हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम भी बेटी वाले हैं। पीछे खड़े दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन इनकी तरह नहीं जो पैसों की चमक के लिए अपनी बेटी को ही नीलाम कर दे, और तो और उस बेगैरत को हमारे गले डालना चाहते हैं। यह सुनते ही माँ वहीं गिर गई। उस पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इससे पहले कि दीदी कुछ समझ पाती, कह पाती, माधव तो उन पर जैसे बरस ही पड़ा। आखिर भाई था वो मेरा, कैसे अपनी बहन के बारे में ऐसी वाहियात बातें सुन सकता था। मुझे तो लगता है आपके मन में ही चोर है। अगर आप रिश्ता ही तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिए, लेकिन हमारे ऊपर ऐसी छीटाकशी करने की जरूरत नहीं है। दुख के ऐसे समय में तो गैर भी आकर खड़े हो जाते हैं। अगर पापा आपके बारे में जानते ना कि आप ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख का मजाक बनाना जानते हैं, तो वह आपके परिवार के साथ संस्कृति दीदी का रिश्ता कभी भी नहीं जोड़ते। मुझे तो लगता है आपके मन में ही चोर है। जरूर दहेज वहेज की बात होगी, जो शादी से एक दिन पहले आकर यहाँ यह तमाशा कर रहे हैं। यह तो मेरे पिता के दिए संस्कार ही है जो मैं आपके साथ इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, वरना अपनी दीदी के बारे में ऐसी बातें करने वाले लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। माधव की आंखों में खून उतर आया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। मैं सीढ़ी के पास अभी भी दुबकी खड़ी थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी यह सब क्या हो रहा है। लेकिन आज मुझे अपने भाई पर गर्व हो रहा था, जो पापा की गैर मौजूदगी में भी मेरे लिए ढाल बना दुनिया के सामने खड़ा था। मैं उससे लिपटकर खूब रोना चाहती थी। आज मुझे उसके अंदर पापा की परछाई नजर आ रही थी। माधव की बातें मेरे दिल को जितना सुकून दे रही थी, उतना ही उन लोगों को भड़का भी रही थी। उसकी बातें सुन उन लोगों के हंसी के फव्वारे फुट गए। सुन रहे हैं शर्मा साहब, संस्कार वंस्कार शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। बेटा, संस्कृति नाम रख देने से बेटी संस्कृति को संस्कार नहीं आ जाते। संस्कार तो बच्चों में रोपित करने पड़ते हैं। और तुम्हारे क्या संस्कार है, यह तो हम देख ही चुके हैं। तुम भी देखना चाहते हो तो लो। और उसने अपना मोबाइल माधव के आगे कर दिया। जाने क्या था मोबाइल में ऐसा कि माधव देखते ही पत्थर हो गया। अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था।
जड़वत एक जगह खड़ा था। फिर उनमें से एक ने माँ का भेजा हुआ शगुन का सामान आंगन के बीचों बीच फेंक दिया। रिश्तेदारों के साथ साथ पड़ोसी भी तमाशा देखने के लिए आ गए थे। मैं समझ गई थी कि माधव को क्या दिखाया गया है। थोड़ी ही देर में अपने कहे जाने वाले हर लोग मेरी इज्जत को तार तार कर रहे थे। कोई चुपके से तो कोई सरेआम उस एमएमएस को अपने मोबाइल में देख रहा था, जो आदित्य के घर से आए किसी एक ने वहां मौजूद किसी के साथ शेयर कर दिया था। उस एमएमएस ने जैसे चिंगारी का काम किया।